Good morning, all of you. Welcome to your SST class, students. Today I am continuing your chapter 17. The name of the chapter is Fundamental Rights, Duties as and Directive Principle of State Policy. So, students, in my previous videos, I explained you about all the fundamental rights. That what are fundamental rights, what are the provisions, and I also explained you the restriction those implemented on our fundamental rights कि हमारे fundamental rights के ऊपर कौन कौन सी restrictions हैं. ठीक है. Now today my topic is fundamental duties. With the fundamental rights, our constitution also giving us some duties. It's a common thing, students. If we are claiming that we have this right, then we must have some duties. अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे राइट्स हमें दिए जाएं और हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं रिगार्डिंग आवर स्टेट, रिगार्डिंग आवर कंट्री. ओके, सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ड्यूटीज़. आज मैं आपको वही ड्यूटीज़ बताऊंगी जो कि हमारी बनती हैं हमारे कंट्री को लेकर. एक सिटीज़न का कंट्री के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ होनी चाहिए. राइट विदाउट ड्यूटीज़ आर मीनिंगलेस. लेट्स रीड द चैप्टर. राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ आर मीनिंगलेस. अगर हमारे पास राइट्स हैं और ड्यूटीज़ नहीं हैं तो वो मीनिंगलेस हैं. इट हैज़ बीन राइटली सेड इफ़ अ पर्सन डज नॉट परफॉर्म दिस ड्यूटी अदर्स कैन नॉट इन्जॉय देयर राइट्स. इसका मतलब क्या है कि इफ़ अ पर्सन डजंट परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़, कि अगर एक पर्सन अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा तो अदर्स अपने राइट्स को इंजॉय नहीं कर पाते. कुड यू नो द मीनिंग, कुड यू अंडरस्टैंड दिस लाइन. बच्चे देखो, हम अपने राइट्स कब इंजॉय कर रहे हैं. अगर हमारा राइट टू एजुकेशन है, पर हम उस राइट टू एजुकेशन को कब इंजॉय कर रहे हैं. जब गवर्नमेंट हमें वो राइट प्रोवाइड करवा रही है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, बच्चों को स्कूल अवेलेबल करवा कर, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवा कर. अगर गवर्नमेंट अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करेगी तो हम अपना राइट कैसे फुलफ़िल करेंगे. तो यहाँ पर यही बात की गई है कि एक अपनी ड्यूटी पूरी करता है तो दूसरा अपने राइट्स को एंजॉय कर सकता है. दस ड्यूटी प्रोसीड्स राइट. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ड्यूटीज़ ही राइट्स को लेकर चलती हैं, आगे प्रोसीड करती हैं. देयरफॉर इट वाज इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट. अब यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई. तो हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 1976 में ऐड की गई. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड की गई विद द 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट के साथ. इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि जो ड्यूटीज़ थी वो स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. दे आर लेटरली एड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद अमेंडमेंट. ओके, नाउ ओरिजिनली वी वर 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़. ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारी होनी ही चाहिए, जो हर सिटीज़न को, हर व्यक्ति को परफॉर्म करनी चाहिए रिगार्डिंग द स्टेट, रिगार्डिंग द कंट्री. बट नाउ दे आर 11. Fundamental duties are obligations. Every citizen is expected to perform them. वैसे तो हमारी 10 ड्यूटीज़ हैं, बट अब इनको 11 एक और को ऐड कर दिया गया है. ड्यूटीज़ आर ऑब्लिगेशंस. ये ऑब्लिगेशंस हैं. ऑब्लिगेशंस मतलब कि हमें हमारे ऊपर हमें दी गई हैं और ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर व्यक्ति इन ड्यूटीज़ को पूरा करेगा. देखो, हर व्यक्ति ड्यूटीज़ पूरा करे
ये कंपल्सरी नहीं है, बट हम फिर भी मान के चलते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हर व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेगा, और उसे करनी भी चाहिए। वाई नॉट? अगर हम अपने अधिकार मांग सकते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज़ भी उसी तरह से पूरी करनी चाहिए ना, जैसे हम अपने अधिकार लेना चाह रहे हैं। अधिकारों को लेकर तो हम बहुत ज़्यादा टेंटेटिव हैं। हम ये कहते हैं कि ये तो हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि ये तो हमारी ड्यूटी है और हमें करनी चाहिए? तो वी मस्ट हैव टू बी डूअर ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ नॉट ओनली अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। बच्चे, ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी चाहिए, हमें वो सारी ड्यूटीज़ को सही परफॉर्म करना चाहिए जो हमें हमारी फैमिली के रिगार्डिंग, हमारे स्टेट के रिगार्डिंग और हमारे कंट्री के रिगार्डिंग बनती हैं। ओके, तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये हर सिटीज़न की ड्यूटी होनी चाहिए। तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल में समझाऊंगी कि हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज़ बनती हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन। सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि हमें ऑबे करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उन सभी आइडल्स और इंस्टीट्यूशंस का, दोज आर गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उन सभी आदर्शों का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान। ओके, हमें अपने राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने नेशनल फ्लैग, मतलब हमारे जो भी नेशनल सिंबल्स हैं, वी मस्ट हैव टू बी गिव रिस्पेक्ट टू दैट। आइडल्स, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन आइडल्स लिखे गए हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट हम किस तरह से करेंगे? जैसे कि रूल है कि जब नेशनल एंथम गाया जा रहा होता है, हमें स्ट्रेट सीधे खड़े होना होता है विदाउट एनी मूवमेंट। तो हमें क्या करना है कि जब भी नेशनल एंथम कहीं बज रहा है, कहीं गाया जा रहा है, तो वी मस्ट हैव टू बी स्टैंड स्ट्रेट, हम सीधे खड़े हो जाएं। दैट शोज द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर नेशनल एंथम। वो हमारी नेशनल एंथम को लेकर रिस्पेक्ट शो करेगा और हमारी ड्यूटीज़ भी हम अपनी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल फ्लैग के लिए क्या रिस्पेक्ट है? वो सॉन्ग सुना होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडे को हमेशा सीधा रखना है, ऊंचा, उसको नीचे नहीं करना है, वो हमेशा ऊपर ऊंचा लहराता रहना चाहिए। आपको पता है झंडा हम कब झुकाते हैं? हम झंडा तब झुकाते हैं जब हमारे कंट्री में कोई बड़ी ही शोकग्रस्त चीज़ें हो जाएं। समझ आई? कोई बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो जाए, तब हम अपना झंडा नीचे गिराते हैं। नीचे गिराते का मतलब है कि झुकाते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ सेकेंड ड्यूटी, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. चेरिश प्रोटेक्ट करता है, हमें केयर करता है। फॉलो, हम उसको फॉलो करेंगे। नोबल आइडल्स, उन सभी नोबल आइडल्स को विच इंस्पायर्ड, जो कि हमें इंस्पायर करेंगे हमें नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। हमारे कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे, उन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया, तब हमें स्वतंत्रता मिली। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश को लेकर उसके नोबल आइडल्स को फॉलो करें।
ताकि हमारा जो कंट्री है वो आज़ाद रहे और हम उसको फ्री रखें, उसको हम किसी के अंडर ना आने दें। देशभक्ति की भावना को एक तरह से उजागर करना, हमारे अंदर जो देश प्रेम है वो होना चाहिए। अब हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो अपनी कौन सी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? वो अपनी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी आज़ादी जो है वो बनी रहे, दुश्मन कभी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। ये उनकी ड्यूटी है। बट ये सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है कि जो फ्रंट पर खड़े हैं और लड़ रहे हैं ये उन्हीं की ड्यूटी है। नो, ये हम सब की ड्यूटी है। वो लड़ रहे हैं, वो सैनिक वहाँ पर अपना दिन रात लगे हुए हैं, तभी आप कंट्री के अंदर एक हैप्पी और इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। तभी आप निश्चिंत होकर अपनी लाइफ में सब थिंग्स करते हो बिकॉज ऑफ देम। तो हमारे अंदर भी तो नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए, हमें भी तो देखना चाहिए कि हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना है, बचाए रखना है अपनी सवर्जिनिटी को, यूनिटी को एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को। सवर्जिनिटी का मीनिंग पता था ना? सवर्जियन कौन कौन सी स्टेट होती है? इट इज़ द स्टेट विच कैन टेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट एनी आउटर इंटरफेरेंस। ये वो स्टेट है जो अपने डिसीज़न खुद ले सकती है, जिसके डिसीजंस में बाहर का कोई व्यक्ति इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो हमें अपनी सवर्जिनिटी बनाए रखनी है। यूनिटी, एकात्मकता, कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना है, और इंटेग्रिटी, एकता को बनाए रखना है। जो हमारी विभिन्नताएं हैं उन सबको एक साथ लेकर हमें अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम अपनी कंट्री में विभिन्नताओं के नाम पर लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे तो इट मीन्स कि वी आर नॉट डूइंग आवर फंडामेंटल ड्यूटीज प्रॉपरली। Okay, now come on the next. To defend the country and render national service when called upon to do so. To defend the country, हमें कंट्री को डिफेंड, उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। रेंडर, पे फॉर द कंट्री, कंट्री को के लिए हमें काम करना पड़ेगा। नेशनल सर्विस करनी पड़ेगी व्हेन कॉल्ड अपॉन सो, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सपोज आज लड़ाई हो जाती है तो हमें अपने आप को कंट्री की सेवा के लिए तैयार रखना चाहिए। वो जो सैनिक फ्रंट पर खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं कि हम अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो एवरी सिटीज़न मस्ट हैव टू दिस टाइप ऑफ फीलिंग। हर सिटीज़न में ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। Okay, now come on the next. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, to renounce practice derogatory to the dignity of women. Now to promote harmony, promote आगे बढ़ाना, harmony सद्भावना, आपसी प्यार, मेल जोल, and spirit of common brotherhoodness, आपसी भाईचारे की भावना, स्पिरिट भावना, ब्रदरहुडनेस भाईचारा, अमंगेस्ट ऑल द पीपल, सभी के अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी? प्रमोट हार्मनी, सद्भावना को बढ़ावा देने की स्पिरिट, कॉमन भाई आपसी भाईचारे की स्पिरिट सबके अंदर होनी चाहिए। टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और हमें क्या करनी चाहिए? हमें वुमेन के सम्मान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें हमेशा वुमेन को सम्मान देना चाहिए, उसके लिए वर्क करना चाहिए। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और हमें उन प्रैक्टिसेस को, उन
उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो कि वुमेन के सम्मान को ख़त्म करें या कम करें, हार्मफुल हों जो वुमेन के सम्मान के लिए, ठीक है, वो चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि रिनाउंस प्रैक्टिसेस, हमें वो सभी प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो वुमेन के सम्मान के लिए हार्मफुल हों, उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या ड्यूटी बनती है हमारी कि हम देश में आपसी सद्भावना को बनाए रखें, भाईचारे की रिस्पेक्ट करें और वुमेन को सम्मान दें। चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। हमें किसको वैल्यू देनी है और प्रिजर्व करना है? हमारी हेरिटेज को। हेरिटेज क्या होती है? जो विरासत हमें मिली है। अब विरासत में इसका मतलब सिर्फ हमारी धन दौलत जायदाद नहीं है। विरासत का मतलब है नेचर से हमें जो भी हमारे कंट्री में मिला है, हमें उसको भी कंपैक्ट करके, उसको भी सेव करके रखना है, उसको, उसकी भी वैल्यू करनी है। हमारी कल्चर अलग है, हमारे ट्रेडिशंस की, हमारी लैंग्वेजेस की, हमारे रहन सहन के तरीके की, हमें उन सब को, वो हमें विरासत में मिला है। और हम अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया इज़ हैविंग वेरी रिच हेरिटेज। हमारी बहुत अच्छी है विरासत, हमें बहुत अच्छी मिली है। हमने बहुत कुछ अपने पूर्वजों से अच्छा सीखा है और वो हमें हमारे लिए अच्छा देकर गए हैं। वैल्यूज़ अच्छी हैं, बातें अच्छी हैं, ठीक है। तो हमें उसको भी वैल्यू देना है, उसका भी सम्मान करना है। हमारी जो कंपोजिट, जो मिली जुली कल्चर है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, 7th one, to protect and improve the natural environment including forest laws, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। हाँ जी, अब हमें इनको बचा के भी रखना है और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। किसको? नेचुरल इन्वायरमेंट को। हम अब पर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। एवरी कंट्री फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, एवरी कंट्री इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को सही रखना है, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, ताकि हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से बच सकें। अगर हम सारे जंगल काट देंगे, लेक्स ख़त्म कर देंगे, तो रिवर्स भी नहीं रहेंगी, तो क्या होगा? फ्लड आने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉरेस्ट टोटली डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ अगर नहीं रहेगी तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इन सभी लिविंग क्रिएचर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी। नेक्स्ट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म मानवता, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी सब कुछ जानने की इच्छा को रखना, एंड रिफॉर्म और उसमें चेंजेस लेके आना। हमें ये भी अपने अंदर लेकर आना है कि हम कंट्री के लिए सही वर्क करें। और हम सही वर्क तभी करेंगे जब हम इन सब चीज़ों को लेकर भी अपने आप को डेवलप करेंगे। हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर लेकर आना पड़ेगा, साइंटिफिक नज़रिया जिसे हम कहते हैं। ह्यूमैनिज्म, इंसानियत को लेकर आना पड़ेगा, तभी हम कंट्री के लिए गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्री की हर चीज़ को लेकर हमें इंक्वायरी करनी भी आनी चाहिए और उसमें सुधार लाने भी आने चाहिए। ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, नाउ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। हमें क्या करना है? हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, वायलेंस को ख़त्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू सर्वाइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंसी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। हमें क्या करना है? टू सर्वाइव, रहना है टुवर्ड्स एक्सीलेंस, सही तरीके से, इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। सभी में जो हम इंडिविजुअल और कलेक्टिवली जो भी एक्टिविटी करते हैं वो उनमें सही, अपने आप को सही एक्सीलेंट प्रूव करना है।
सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज, ताकि जो हमारा कंट्री है वो लगातार, कॉन्स्टेंटली होता है लगातार राइज करे, ऊपर जाए, टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स, हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर, इसका मतलब है कि सफलता की ऊंचाइयों को वो छुए, अचीवमेंट्स को वो ले। तो हमने क्या करना है, हर व्यक्ति को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, और कलेक्टिवली और सार्वजनिक रूप से कंट्री की को ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। इसके लिए उसको अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्सीलेंस, अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री हायर लेवल पर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ आवर ड्यूटी, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। अब कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, कंट्री को अपर लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एज ए प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की, कुछ नई मेथड्स अपनाए, किस लिए, ताकि कंट्री में डेवलपमेंट इंक्रीज हो, कंट्री हायर लेवल पर जाए, इक्वल टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो ये भी हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हम उन्हें कंट्री को अबव अचीव करने की सिचुएशंस में लाएं। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, parents or guardians should provide opportunity for education to his or her child or were between the age of 6 and 14 years added by 86th amendment in 2002। ये जो 11th ड्यूटी है, अभी तक हमारे पास 10 ड्यूटीज़ ही थी, 42nd अमेंडमेंट तक हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, बट नाउ 2002 में 86th अमेंडमेंट के साथ एक और जो है वो ड्यूटी को शामिल कर लिया गया, लागू कर लिया गया, बीच में ऐड कर लिया गया। वो क्या थी कि पेरेंट्स और गार्डियंस, पेरेंट्स या फिर गार्डियंस जो बच्चों की देखभाल करते हैं, शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे कहाँ जाने चाहिए, दे मस्ट बी गो टू स्कूल फॉर गेटिंग एजुकेशन। ओके, सो दिस इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये सारी की सारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।